सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंडक्टेंस चैप्टर का, और उसमें आरएनएस थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स को देखेंगे एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, तो जैसे क्लास में डिस्कस किया था, जस्ट वैसे रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है कंडक्टेंस, और उसमें जो टॉपिक है आरएनएस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं और इसके लिमिटेशंस क्या थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Now, in order to explain the properties of electrolytic solution, Arrhenius put forth in 1884 a comprehensive theory which is known as theory of electrolytic dissociation or ionization. ठीक है, तो आर्हेनियस ने एक थ्योरी दिया था 1884 में। इसलिए दिया था टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द आर्हेनियस थ्योरी। तो हम क्या लिखेंगे? The main postulates of this theory are given below. Number one, first point, when dissolved in water, an electrolyte dissociate into positively and negatively charged particles known as ions. तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, this process is called electrolytic dissociation or ionization. तो जैसे सपोज कोई भी आप एक इलेक्ट्रोलाइट्स ले ले, तो मान लीजिए हम इन जनरल अगर यहाँ लिखता हूँ A B, जब इसको वाटर में डालते हैं तो ये क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। तो ये हमें क्या देगा? A प्लस प्लस B माइनस, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो ये डिसोसिएट होगा। तो बोलिए, तो इस कोई नया चीज नहीं है, ये बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस बैलेंस करने के लिए 2Cl माइनस। बट माइंडेड, अगर यही हम AlCl3 यहाँ में लेते हैं तब हमें क्या लिखना पड़ता है? तो नो डाउट एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3 प्लस, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा? 3Cl माइनस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम किसी वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एनायंस, मतलब कैटायन और एनायन में टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन और थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? चलिए सेकेंड पॉइंट, on passing electricity the positively charged ions migrate towards the cathode. तो पॉजिटिव वाला कहाँ में जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक, and therefore called as cations, इसीलिए इनका नाम दिया गया कैटायन। Similarly negatively charged ions कहाँ में जाएगा? migrates towards anode and known as anions, इसीलिए इनको हम एनायन बोलते हैं। एनायन इसलिए बोलते हैं क्योंकि since they migrate towards anode, कैटायंस को कैटायन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंस दे माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके दो ही हैं, एक कैटायन और एक एनायन। तो कैटायन वाला कहाँ चला गया? कैथोड पे, इसलिए उसका नाम दिया गया कैटायन। एनायन वाले मतलब नेगेटिवली चार्ज कहाँ में जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज आयन मूव्स टुवर्ड्स एनोड, इसलिए उसको नाम दे दिया गया एनायन। ठीक, थर्ड पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज ए होल। बट माइंड इट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं एज ए होल, मतलब दोनों मिला के होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हम कहते हैं, बट इसमें एक्चुअली क्या है? सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज Cl माइनस। ठीक, और आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा हुआ है, एक्चुअली दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए हमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फोर्थ पॉइंट, the ion obtained by the dissociation of electrolyte combined back to keep the undissociated molecules. Ultimately, dynamic equilibrium is established between the ions and the undissociated molecules. चलिए यहाँ भी point to be noted है कि ठीक है, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, ठीक, नमक जिसको हम बोलते हैं, ये वाटर में गया, सॉलिड है, एक्वस हो गया, वाटर ने क्या किया? इसको तोड़ दिया, मतलब ये कैटायन और एनायन में टूट गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ में क्या है? डिसोसिएटेड, ये के लिए है क्या? प्लस, और ये क्या है? माइनस। तो हम हमें बैठे नहीं है इसको रोकने के लिए कि प्लस वाला इधर आएगा, माइनस वाला इधर आएगा। फिर वो दोनों क्या होंगे? आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो जुड़ के क्या होगा? फिर रिवर्ट बैक। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देन क्या? बैकवर्ड डायरेक्शन। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सिंस इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, दोनों साइड में होता रहता है ना, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। इसलिए जो अनडिसोसिएटेड था, मतलब सोडियम क्लोराइड, अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड के बीच में क्या हो जाता है? एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये क्लास 11 में भी पढ़ा था।
ठीक, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ तो जो आयंस डिसोसिएशन से हमको मिल रहा है किसी इलेक्ट्रोलाइट से, फिर वो आपस रिवर्ट बैक हो जाता है, कंबाइन बैक टू प्रोड्यूस या गिव अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वहाँ में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए प्लस एक माइनस, कैटायन और एक एनायन, फिर वो दोनों में अट्रैक्शन होगा ही होगा, तो वो दोनों होंगे फिर वापस अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में रिवर्ट बैक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, the fraction of total number of molecules of the electrolyte that dissociate into ions is called the degree of ionization or degree of dissociation। ठीक, अल्फा जिसको बोलते हैं, तो अल्फा को क्या डिफाइन करते थे, the fraction of total number of molecules that dissociate into ions, मतलब हमने डिसोसिएशन से पहले कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस चलिए आयंस लिखता हूँ, आयंस बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन पहले कितना लिया था, ठीक, और उसमें से ऐसे कितने हैं जो टूट गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, आयंस भी लिख सकते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि हमारे पास 20 आयंस थे, ठीक, और इसमें से 20 आयंस में से 10 जो होंगे वो डिसोसिएट हो गए, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम आपको मिलता है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड के बीच में, ठीक, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि 10 आउट ऑफ 20 मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया, 50%, ठीक, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय अल्फा, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, नाउ कोल्हाउस लॉ में भी हम यहाँ से न्यूमेरिकल्स निकालते थे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, फैराडे फर्दर क्लासिफाइड इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू टू कैटेगरी, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, तो फैराडे ने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे तो इनके लिए क्या होता था, अल्फा मच लेस देन 1। ठीक, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए ये काम किसने किया था, फैराडे ने किया था, ऑन द बेसिस ऑफ degree of dissociation. Clear? 6. Now the degree of dissociation increases with dilution and becomes maximum at infinite dilution। देखिए ये भी टॉपिक पढ़ा है, कहाँ में, कोल्हाउस लॉ का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ये बढ़ता है, और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बोलते हैं डायरेक्टली, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड ने कहा था ना कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। तो ये नाम कहाँ से आता था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसलिए इसका नाम है ये देखिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, बट माइंड इट स्क्वायर रूट ऑफ वी, मतलब अगर हम सॉल्यूशन को 2 टाइम्स अगर डाइल्यूट करते हैं तो अल्फा कितना बढ़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज 1.414 समथिंग। अगर आप 4 टाइम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो बोलिए अल्फा कितना बढ़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 टाइम्स। ठीक, इसलिए याद करिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन बढ़ता था, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाता था। तो रीजन ये क्योंकि जिस रेशियो में डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं उस रेशियो में अल्फा नहीं बढ़ता है, बट मैथमेटिकली बढ़ता है, एंड बिकम्स मैक्सिमम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा इज 100%, सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही अल्फा 100% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयंस। इसमें भी कोई नई चीज नहीं है। ठीक, प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्रेटर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हायर विल बी कंडक्टेंस। ठीक, क्योंकि कंडक्टेंस मेनली क्या होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है मतलब उसके लिए अल्फा मच ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आयंस क्या होंगे, सॉल्यूशन में आएंगे, डिसोसिएटेड फॉर्म में होंगे। तो नो डाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे उनका कंडक्टेंस ज्यादा होता है। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड नेचर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, तो कंडक्टेंस इज ड्यू टू आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस। और आयंस कब कैसे मिलेगा, जब इलेक्ट्रोलाइट को किसी वाटर में डालते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, 8 पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स आयंस। यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी ऑफ आयंस होगी। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड आर ड्यू टू द H+ आयंस फर्निश्ड बाय इट इन एक्वस सॉल्यूशन। इसीलिए आरएनएस ने डिफाइन किया था कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच फर्निश प्रोटॉन H+ इन एक्वस, माइंड इट, एक्वस। Similarly, the properties of a base are due to the OH ion, hydroxide ion produced in aqueous solution. तो जनरली एसिड वे होते हैं जो हमें प्रोटॉन देते हैं, तो H++A-। अब देखिए जो प्रोटॉन देगा एसिड होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिपेंड करेगी ऑब्वियसली उसके आयंस पे। हाइड्रोक्साइड आयन अगर देगा तो उसको क्या बोलते हैं, बेस। अगर बेस है जनरली तो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक, तो आरएनएस की बात करें, आरएनएस क्लासिफिकेशन ने एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ब्रॉन्स्टेड और लोरी का तो अलग बात है। ठीक है, द आयंस एक्ट लाइक मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर, लाइक रिलेटिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो जो आयंस यहाँ पे जो फर्निश्ड हो रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिसोसिएशन के बाद दे रहा है, वो एक्ट लाइक मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। इसीलिए अल्फा में हमने क्या लिखा था ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये टोटल इनके 9 पॉइंट्स होंगे, जो इसको हमने नोट्स में आप लिखेंगे क्या एग्जाम में आने से, तो इसलिए मैंने आपको इस पॉइंट वाइज यहाँ पे दे दिया है। ठीक, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आरएनएस थ्योरी, द लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी। सो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी। तो जैसे हम जानते हैं कि हर थ्योरी का, लॉ का जनरली कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो चलिए इसका लिमिटेशन क्या था। फर्स्ट नंबर 1, आरएनएस थ्योरी एज्यूम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ आयंस। तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा पोस्टुलेट्स इसके, बट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द मोबिलिटी ऑफ आयंस। ठीक, तो इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब उनको हम डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं अपने आयंस में, दैट इज कैटायन और एनायन में। बट दिस थ्योरी डज नॉट accounts for the factors which can affect the mobility of ions। तो mobility of ions के लिए उन्होंने कोई explanation नहीं दिया था। ठीक, second point, strong electrolytes conduct electricity in fused state, that is in absence of water। ठीक, this is in contradiction of Arrhenius theory, according to which the presence of solvent is must for ionization। ठीक है, तो सेकंड जो इनका एक जो डिमेरिट्स कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं, ठीक है, एलिगेशन कह सकते हैं, तो वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन फ्यूज स्टेट में भी। बट ये थ्योरी ये कहता है कि हमें कंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए, सॉल्वेंट मस्ट है, जनरली इन एक्वस सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट क्या है, आरएनएस सजेस्टेड दैट आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टेक्स प्लेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। हाउएवर, X-ray studies have shown that many such electrolytes are already in ionized state। but कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक्सरे हमें ये बताता है कि वो आयनाइज स्टेट में होते हैं। बट आरएनएस ने क्या कहा था कि आयनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व इन वाटर। तो ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी हो गया। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे लिमिटेशंस में। The most serious objection against the Arrhenius theory was its failure when applied to strong electrolytes। तो strong electrolytes के केस में ये थ्योरी अप्लाई नहीं होता है। ठीक, क्योंकि जनरली हम ये कहते हैं ना कि strong electrolytes जो होते हैं जो नियरली 100% डिसोसिएट होते हैं। ठीक, मतलब जिनका अल्फा 100% आएगा। ठीक है, post world addition law which is based on Arrhenius theory is not applicable for strong electrolytes। post world addition law जो था इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, 1 माइनस अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, सी कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो अल्फा इज नियरली इक्वल टू 100% डिसोसिएटेड। तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने से मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो Stowell dilution law which is based on Arrhenius theory is not applicable to strong electrolytes। तो these are the some limitations of Arrhenius theory। तो 5 पॉइंट्स इसको मैंने डिस्कस किया है, आपको जैसे जैसे पॉइंट वाइज लिख देना है। ठीक, मतलब लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं बट सेंस वही आना चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ
एक बहुत ही कॉमन टर्म है आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, जनरली जिसको हम दोनों टर्म को सेम ही मानते हैं बट दोनों सेम नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन? एक ये बहुत कम लोगों को पता होता है। चलिए, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू इज द टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्व। तो जनरली हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि दोनों टर्म ऑलमोस्ट सेम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हो चाहे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का ही है। ठीक, आयोनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम कंपाउंड्स दैट आर नॉट आयनिक इन नेचर। जो आयनिक नहीं होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। इट इन्वॉल्व्स कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक, तो जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो अगर आयंस बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। ऑब्वियसली इट इज इररिवर्सिबल इन नेचर, जो दूसरा डिफरेंस कह सकते हैं, इररिवर्सिबल। An appropriate solvent is required to start the process of ionization and it is also called ion solvation. ये irreversible है, मतलब दोनों फिर आपस में नहीं मिलेगा, मतलब आपको वापस फिर undissociated form में नहीं आएगा। For example, in case of HCl molecule, H and Cl atoms are covalently bonded. However, dissolving it in water, it forms two ions, namely H plus and Cl माइनस। ठीक, तो आयनाइजेशन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? दैट इज नॉट आयनिक इन नेचर, मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? कोवैलेंट कंपाउंड। दूसरा क्या होते हैं? ये इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे ClHBr अगर H प्लस और Br माइनस हम लिखते हैं तो क्या है? आयनाइजेशन है कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। नाउ डिसोसिएशन, it is the process of spontaneous splitting of substance into constituent charged particles. The compound required must be ionic in nature. ये किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए होते हैं सीधा सीधा। और ऑब्वियसली वो इरिवर्सिबल थे, ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स जो अपने आयंस कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होते हैं उसको बोलते हैं हम डिसोसिएशन। ठीक है, चलिए उसी तरह ये टर्म आया तो एक नाम और यहाँ पे याद आ गया, थर्मल डिसोसिएशन और थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी एक वर्ड होता है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं। तो वहाँ भी ये कहते हैं कि थर्मल डिसोसिएशन है तो मतलब जैसे PCl5 है। ठीक, तो नो डाउट ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी पढ़ा है। मतलब ये दोनों क्या होते हैं? फिर वापस आपको मिल जाएगा PCl3 प्लस Cl2, तो इसको बोलते हैं थर्मल। थर्मल मतलब हीट, इसको गर्म करेंगे टूटेगा फिर वापस जुड़ जाएगा। और इसी में एक नाम और आता था थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखिए दोनों में तोड़ना है बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इररिवर्सिबल होते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम गर्म करें, पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम हीट पे गर्म करें तो ये बनेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए हमें 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। फिर ये पोटेशियम क्लोराइड क्योंकि ये सॉलिड होता है और ये ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। फिर ये दोनों वापस नहीं जुड़ेगा चाहे आप कितना भी फेविकॉल लगा लें। ठीक है, तो डिसोसिएशन मेनली किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, रिवर्सिबल होता है। आयनाइजेशन किसको बोलते हैं? जनरली कोवैलेंट कंपाउंड के लिए, और वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, छोटा सा बट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। आरएनएस थ्योरी क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है। ठीक, इसलिए मैंने आपको पॉइंट वाइज दिया है, आपको भी 5 to 6 पॉइंट एक यहाँ से सेंसिबल लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने आरएनएस थ्योरी, उसके पॉस्टुलेट्स, उसके लिमिटेशंस, थर्मल डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में क्या डिफरेंस है उसको देखा। एक फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लिया था जिसका नाम था आरएनएस थ्योरी, जो हम जनरली क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसका कोरिलेशन है। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, टॉपिक समझ में आएगा, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।